Hello friends, this is Deepali Moria and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you environmental history, that means पर्यावरण अध्ययन. यस फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपकी टीचिंग एग्जाम्स, चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो या जो भी अदर जो स्टेट लेवल के टेट के एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम, सभी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो फैक्चुअल हो, चाहे पैडागोजी सेक्शन से हो, तो उन सभी को यहाँ पर हम वीडियो की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन चैप्टर वाइज. और आज का जो हमने टॉपिक जो चैप्टर चूज़ किया है क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो भी आपकी जो लाइंस होती हैं, ये यूँ कहें कि अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, तो उससे रिलेटेड आज हम फैक्चुअल एंड पैडागोजी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और उनका डिटेल हम अध्ययन करेंगे बाय ग्राफिक्स के माध्यम से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे. तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो की सीरीज नंबर 4 है. इससे पहले ऑलरेडी 3 सीरीज़ हमने इस कोर्स के अंदर ऑलरेडी ओवर कर चुकी हैं. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमें वीडियो की सीरीज में जाके इंस्ट्रक्शंस में जाके उनको जरूर अटेम्प्ट करें. एंड हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा जो कोर्स है ये एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है, तो किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे अलग जो प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फैक्ट डाटा आपको अवेलेबल कराया जाएगा. एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स दे रखी है, आप वहाँ से भी हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं. एंड कोर्स पे जाके भी प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट करें. वहाँ पे हमने साइकोलॉजी के मॉडल पेपर, मनोविज्ञान के बाल विकास के मॉडल पेपर और उसके साथ साथ में बाल विकास की जो डिटेल क्लासेस है आपके टीचिंग एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हमने जो भी रन कराई क्लासेस, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी. तो आप सभी से फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट, जो भी नए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड हाँ फ्रेंड, दोस्तों साथ शेयर भी करें, शेयर कर दीजिए जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी क्या कर सके, वो भी अभी यहाँ पे ज्वाइन कर सकें. आइए डिस्कस करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं. एंड हाँ फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लाइक कर दीजिए. लाइक करने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पे कंटिन्यू मिलती रहेंगी. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होती रहेंगी. तो आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे क्या, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं. क्या डिस्कस करेंगे आज की सीरीज में हम, अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उनमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं. प्रमुख जो अक्षांश जो वृत्त है वो चीज़ें हम देखेंगे, और पृथ्वी के जो ताप कटिबंधीय हैं वो चीज़ें देखेंगे. देशांतर का समय क्या है वो, और स्थानीय समय, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. इसी के साथ साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. सिंपली आप गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए. देन वहाँ से आप हमें सर्च करके दीपाली मोरा के नाम से फॉलो कर सकते हैं. यूट्यूब पर आप हमें जो है ऑनलाइन रीडर, आप हमें हमारे चैनल को जो है ज्वाइन किए रहे हैं. एंड उसके साथ साथ में आप हमें क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये दोनों प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन कीजिए. फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कंटिन्यू वन बाय वन आपको अवेलेबल कराई जाएंगी. तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है आज के सीरीज़ में. आज के सीरीज में जो कि जैसे कि टॉपिक आप देख पा रहे होंगे क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं. अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जहाँ बात होती है तो यहाँ पे बात सबसे पहले आती है ग्लोब की, कि ग्लोब क्यों, क्योंकि अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें हम सामान्यतः ग्लोब में ही देखते हैं. कहाँ पे देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपका ग्लोब होता है, ये तरीके से कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, ग्लोब होता है. और इस ग्लोब में ही क्या करते हैं हम, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं या यूँ कहें देखते हैं. तो आइए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस कराते हैं ग्लोब क्या होता है. फ्रेंड्स, ग्लोब जो होता है ये हमारी पृथ्वी की आकृति का एक छोटा प्रतिरूप होता है. किसका, पृथ्वी है उसकी आकृति का क्या है, एक प्रतिरूप है या कहें छाया प्रति है. यह एक रंगीन खिलौने की भांति होता है. यस फ्रेंड्स, खिलौने की बात ही होता है. और पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से ग्लोब का बहुत अधिक महत्व है. और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सहायता से हम पृथ्वी की आकृति, सागरों और महासागरों को, या द्वीपों या देशों की जो आकृतियां हैं या जो उसकी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, उसको हम जान सकते हैं, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं. इसी किसके, भूगोल, ये ग्लोब के माध्यम से. पृथ्वी की भांति ग्लोब भी अपनी धुरी पर क्या है, घूमता है. मतलब ऐसा इसको बनाया गया है क्योंकि एक, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि क्या है, एक खिलौना टाइप सा है. तो ये क्या किया है, जैसे पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 जो है 23.5 जो अंश है वो झुकी हुई है. तो उसी तरीके से कुछ इसको भी क्रिएट किया गया है, किसको, ग्लोब को भी. और इसको भी थोड़ा सा अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है तिरछा करके रखा गया है और उसको एक स्टैंड में बांध दिया गया है. तो ये चीज़ें भी
बनाई गई हैं ताकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम सके और घूमकर हम उसके सारे भौगोलिक जो क्रियाकलाप है उसको हम जान सकें। और फ्रेंड्स, इसे हम घुमाकर हम किसी भी स्थान विशेष की जानकारी आसानी से इजी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी कुछ मॉडल में आपको बनाया गया है। आपने विभिन्न ऑफिसेज वगैरह में या गूगल करके अभी आप देख सकते हैं कि ग्लोब की जो आकृति है वो कुछ इसी तरीके से पृथ्वी को छाया पृथ्वी में ध्यान में रखते हुए उसको क्रिएट की गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी ग्लोब के बारे में। आइए हम आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। ग्लोब के साथ साथ में क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ साथ में हम पहला टॉपिक अपना क्या लेते हैं, आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं। साथ में भी हम आपको भूमध्य रेखा से भी अवगत कराएंगे, जो कि क्या है भूमध्य रेखा। जैसे कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ये हमारा फ्रेंड्स ग्लोब है और ये कुछ इसका स्टैंड लगा के ये कुछ इस तरीके से इसको जो है रखा गया है, मान लीजिए काल्पनिक है। तो भूमध्य रेखा क्या होती है, तो जो इस ग्लोब को इन बीच के भागों से बांटती है। ये तो हमारा हो गया नॉर्थ पोल, ये तो हमारा हो गया साउथ पोल। ये नॉर्थ, ये साउथ। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सबसे मध्य से जाने वाली, बीच से जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है वही भूमध्य रेखा होती है। इसको भी हम जान लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ग्लोब पर जो ऊपर और नीचे दाएं बाएं अनेक रेखाएं खींची होती हैं। ऊपर भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, दाएं भी होती हैं, बाएं भी होती हैं। तो इस तरीके की आकृति कुछ बनी होती है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं और एक रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। यही रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, ये रेखा। और यह रेखा ही क्या है, भूमध्य रेखा है। प्रत्येक ध्रुव से इसकी जो दूरी होती है वो समान होती है, चाहे वो हम नॉर्थ पोल से बात करें चाहे हम साउथ पोल से बात करें, दोनों ही पोल से इसकी जो स्थिति होती है वो क्या होती है, सामान्य होती है, मतलब समान होती है। भौगोलिक दृष्टि से इस रेखा का क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये थी कुछ क्या आपकी भूमध्य रेखा। अभी हम ग्लोब का हमने जो फिगर ड्रा कर रखा है नीचे के स्लाइड्स में, आगे हम उसको आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे भी हम आपको परिचय कराएंगे किससे, भूमध्य रेखा से। आइए इसके साथ जान लेते हैं पहले हम अक्षांश रेखा, दैट मीन्स लैटिट्यूड्स रेखा क्या होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है, यस, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती हुई खींची गई है। विषुवत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के बीच में पड़ता है। इस प्रकार यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आप इसको अच्छे से थ्योरी को समझ लीजिए, बाकी ग्राफ के माध्यम से अभी हम आपको अच्छे से समझाएंगे। आगे आगे क्या है, नीचे विषुवत वृत्त जो है 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त से दोनों ओर की जो दूरी है वो पृथ्वी की परिधि का 1/4 है। दूसरे शब्दों में यह 360 अंश के 1/4 भाग अर्थात 90% या 90 अंश की माप है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। तो ये पैमाने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो आपके सीटेट का एग्जाम की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इस तरीके से इन सभी जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं, इन सभी को पॉइंट्स में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से इंगित कर दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा इसमें सत्य कथन है अथवा असत्य कथन। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड अगर हम आपके टेट की बात करें, जो स्पेशल जो स्टेट लेवल के जो टेट होते हैं उसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में भी इससे डाटा पूछे जाते हैं। तो चीज़ें आपको ध्यान में रहें, इन चीज़ों को समझते हैं आगे के स्लाइड्स में। आगे क्या कुछ कहा गया है, तो सभी से रिक्वेस्ट है जो भी फ्रेंड्स नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरीके से हम कंटिन्यू 1 बाय 1 आपके लिए एडिशनल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अवेलेबल कराते रहेंगे, जो भी आपकी रिकमेंडेशन होगी। आइए क्या है, प्रमुख अक्षांश वृत्त, इम्पोर्टेंट जो है लैटिट्यूडनल सर्कल। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्त में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा है। विषुवत वृत्त क्या है, सबसे बड़ा है, क्योंकि जो ये पृथ्वी होती है
ये पृथ्वी है सपोज दैट, या यूँ कहूँ कि एक गोला है, तो इस गोले में सर्वाधिक बड़ी जो छल्ले बन सकते हैं कहाँ पे बनने, तो वे इसके मध्य में ही तो बनेंगे। सबसे बड़ी रेखा कहाँ बनेगी, यहीं पर तो बनेगी, इसके मध्य में। बाकी ये उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, उससे छोटी, ये उससे छोटी, सबसे छोटी। सेम प्रक्रिया यहाँ भी होगी कि इस जो रेखा है, ये रेखा, इस रेखा से ये उससे छोटी, उससे छोटी, इससे छोटी। तो एक तरीके से हम पैमाने में कह सकते हैं कि जो जो वृत्त में जो मध्य का जो भाग होता है वो सबसे बड़ा सर्कल क्रिएट करता है, और उस सबसे बड़े सर्कल को जो क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कह सकते हैं। चीज़ें समझ में आई हैं आपको, मैं आशा करती हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कि कर्क वृत्त क्या होता है। तो कर्क वृत्त उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त है। कहाँ का, कर्क वृत्त जो है वो उत्तरी गोलार्ध, जैसे कि यह आपकी क्या है, पृथ्वी की सिचुएशन है, एंड देन ये विषुवत रेखा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ का पोल है। तो इस एरिया में, इस ऊपर के एरिया में, साउथ पोल में 23.5 जो है उत्तरी अक्षांश को हम जो है कर्क रेखा कहते हैं या कर्क वृत्त कहते हैं। चीज़ें समझ पाए आप। यहाँ पे इस विषुवत रेखा जो आपका 0 लाइन डिग्री है, इससे जो 23.5 ऊपर जो रेखा होती है उससे जो ये रिंग ऑफ बनता है, रिंग, ये रिंग क्या है आपका, कर्क वृत्त होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कर्क वृत्त होता है। आइए इसी के साथ बात करते हैं मकर वृत्त की। तो सेम उसी के अपोजिट है आपका जो आपका जो लाइंस होती है, जो आपका ग्लोब है, ग्लोब में जो विषुवत रेखा होती है मध्य में, उसका जो दक्षिणी जो पोल है वहाँ पर हम विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री हम दक्षिण में आते हैं, तो वहाँ पे जो वृत्त बनता है वो आपका मकर वृत्त होता है। सेम चीज़ें कही गई हैं कि दूसरा वृत्त मकर वृत्त 23.5 डिग्री दक्षिण में, यह कर्क वृत्त के समान ही है लेकिन दक्षिण गोलार्ध में। दैट मीन्स जो ये गोला है, इस गोले में ये आपका विषुवत रेखा बना, यहाँ से जो 23.5 ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पर जो ये वृत्त क्रिएट होगा, ये चीज़ें ये आपकी कर्क वृत्त होंगी, सेम एज आपका जो ये पोल होगा साउथ की तरफ, और यहाँ पर 23.5 ये जो आपका वृत्त बनेगा ये आपका क्या हो जाएगा, मकर वृत्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिशनल फैक्ट है ये आपके पेपर के लिए। इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपके लिए पूछे जाते हैं पेपर्स में। डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है, आगे हम आपके साथ उसको भी डिस्कस करते हैं। आइए आगे क्या है आपका है आर्कटिक वृत्त। अब आर्कटिक वृत्त क्या होता है, आर्कटिक वृत्त विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो है 66.5 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश की दूरी पर, जैसे कि हम विषुवत रेखा 0 लाइन डिग्री सेल्सियस रेखा से हम क्या किए, उत्तर की ओर बढ़े 23.5 डिग्री पर। तो 23.5 डिग्री पर हमें क्या मिला, हमें मिला वहाँ पर कर्क वृत्त। सेम उसी तरीके से 23.5 डिग्री से अगर हम ऊपर जाकर 66.5 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर जो वृत्त बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आर्कटिक वृत्त बनेगा। ध्यान दीजिएगा, 23.5 वाला क्या है, कर्क वृत्त है, और 66.5 वाला आपका आर्कटिक वृत्त है। सेम सिचुएशन में हम अपोजिट आएंगे आपके क्या, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में 0 जो आपका मिडल वाला एरिया है, जो मध्य भाग है पूरे पृथ्वी का, वहाँ से जब हम कहाँ चलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे चलते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है, हमें मकर रेखा मिलती है। और उसी तरीके से हम और आगे बढ़ के जब हम 66.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाते हैं दक्षिण में, तो वो क्या हो जाता है हमारा जो है आर्कटिक वृत्त। ये क्या है आपका आर्कटिक वृत्त है, ये आपका अंटार्कटिक वृत्त हो जाता है। ये यूँ कहें कि आर्कटिक वृत्त के ठीक सामने का भाग होता है। चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। आप नाम में कन्फ्यूजन मत होइएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ये आपका दक्षिणी क्षेत्र में है, दक्षिण ध्रुव की ओर है, और आर्कटिक आपका उत्तरी ध्रुव की ओर है, जो कि आपकी विषुवत रेखा के उत्तर में और विषुवत रेखा के दक्षिण में आपका क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक। चीज़ें समझ पाए होंगे आप, मैं आशा करती हूँ। आइए फिगर के माध्यम से हम इसको और भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर करते हैं। सपोज दैट फ्रेंड्स, ये आपका जो गोला है ये क्या है, पृथ्वी। गोला क्या है, पृथ्वी। ये 23.5 डिग्री सेल्सियस अपने अक्ष पर क्या हुआ है,
जो है झुका हुआ है, क्या हुआ है, झुका हुआ है। और झुका होने पर अगर हम इसको थोड़ा सा तिरछा करके अगर हम पढ़े तो ज़्यादा हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये देख रहे होंगे, ये काल्पनिक रेखा जो है ये 23.5 डिग्री सेल्सियस इस पर झुका रही है। अब ये ग्लोब है और ये ग्लोब पर ये जो आपकी लाइन्स है, ये कौन सी, ये जो लाइन है आपकी, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा, या हम यूँ कह सकते हैं इसको 0° रेखा या 0 रेखा, देख पा रहे होंगे, विषुवत वृत्त। यहाँ से जब हम, ये हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तरी, ये हमारा दक्षिणी पोल है। जब हम यहाँ से उत्तर की ओर चलते हैं, नॉर्थ पोल की ओर, तो 23.5 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिलता है, हमें कर्क रेखा मिलती है। उसी के आगे अगर हम 66.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच जाते हैं, कहाँ, 66.5 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें क्या मिलता है, हमें आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा मिलती है। चीज़ें समझ पाए। सेम अपोजिट साइड में हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम अपोजिट दक्षिण साइड में अगर हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो है मकर रेखा मिलती है। और 23.5 डिग्री सेल्सियस के बाद में जब हम 66.5 डिग्री सेल्सियस पर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हमें अंटार्कटिक चीज़ें मिलती हैं, अंटार्कटिक रेखा या वृत्त हमें मिलता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए और भी आगे इसी हम ग्राफ में देखते हैं। ये है आपकी पृथ्वी जो कि 23 झुकी हुई है, और ये आधा भाग है जो कि एक साइड का दिन का भाग है, एक साइड का रात का भाग है। जो छायांकित है वो रात का है, जो क्लीन है, ब्लैंक है, वो आपका दिन का भाग है। अब ये पृथ्वी जिस तरीके से रोटेट होती है, एंड पृथ्वी का जो मुहाना है जो जिस ओर रहता है, अगर इस साइड में आता तो इस साइड में रात होती है और एक साइड में क्या हो जाता है, दिन। और दूसरे साइड में अपोजिट में जब ये रोटेट होती रहती है तो ये दिन का पोर्शन जब इधर इधर आके रात हो जाता है और ये रात का पोर्शन इधर आके दिन में परिवर्तित हो जाता है। क्यों, क्योंकि इधर से सौर विकिरण आ रही हैं। क्या आ रही हैं, सूर्य की किरणें आपकी आ रही हैं। और सूर्य की किरणें आपकी इधर से अगर आप देख पा रहे होंगे आ रही हैं, यहाँ से सूर्य की किरणें इधर से निकल रही हैं, सौर किरणें। और इधर का साइड पृथ्वी है ये। अब पृथ्वी का ये साइड क्या है, पृथ्वी का ये साइड सूर्य के सामने है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या स्थिति होगी, दिन। और ये स्थिति इसका बैक साइड है, तो ऑफकोर्स इधर क्या हो जाएगा, रात। यही तरीके से जब पृथ्वी घूमते घूमते ये रात वाला पोर्शन जब इधर आता है और ये दिन का पोर्शन जब इधर आ जाता है, तो इस पार्ट पे क्या हो जाता है, रात, और इस पार्ट पे क्या हो जाता है, दिन। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की हम कोशिश कर रहे थे। डिग्री सेल्सियस भी देख लिए होंगे आप, अक्षांश जो इसका रोटेशन है वो भी देख लिया होगा आपने। आइए आगे क्या है, आगे क्या है, पृथ्वी के जो है ताप कटिबंध। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध में क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। क्या है, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हीट जोन्स ऑफ अर्थ भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये आपके पेपर में। क्या कुछ है आइए देखते हैं। कर्क वृत्त और मकर वृत्त के बीच के सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह क्षेत्र सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उष्णकटिबंध कहते हैं। इसी साथ साथ अब शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है। शीतोष्ण कटिबंध कर्क वृत्त, कर्क वृत्त मैं आशा करती हूँ आप कर्क वृत्त, मकर वृत्त, ये आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये चारों चीज़ें आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से भी हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। अभी एक बार फिर हम वीडियोस के लास्ट में उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो अंश है और जो इसकी कर्क रेखा, मकर रेखा और जो अंटार्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, इसकी जो स्थिति है साउथ पोल पे है कि कौन सा नॉर्थ पोल पे है, किस डिग्री सेल्सियस पर कितने अंश पर है, अक्षांश पर है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पेपर में। तो इसको हम रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। आइए क्या है शीतोष्ण कटिबंध। फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट है आपको, कोई इशूज है किसी भी पॉइंट्स को लेके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप क्या करें, हमें कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करें, एंड जिससे कि जो भी चीज़ें आपके पॉइंट्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ में सेशन को नीचे लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरीके से हम आगे भी कंटिन्यू आपके लिए वीडियोज़ अवेलेबल कराते रहेंगे। जो भी आप कमेंट्स में जो भी रिकमेंडेशन करेंगे उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते रहेंगे। एंड हाँ, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सके इस सेशन को, एंड कंटिन्यू अपनी स्टडी को बेहतर तरीके से बना सकें। चीज़ें अच्छी लगेंगी तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए क्या है, शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध की बात की जा रही है तो कर्क वृत्त के उत्तर में और मकर वृत्त के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है।
यस फ्रेंड्स, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का कोण घटता जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में कर्क वृत्त और दक्षिणी आर्कटिक वृत्त के बीच साधारण तापमान रहता है। यहाँ ना अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। तो इसे ही हम क्या कह सकते हैं, इसे ही हम जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय कह सकते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अभी हम ग्राफ के माध्यम से इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझते हैं। बट फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कीजिएगा, हमें आप वहाँ पे आपको 425 प्लस वीडियोस मिलेंगे आपको। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा दीपाली मौर्य के नाम से, एंड वहाँ पर आपको टीचिंग एग्जाम्स के रिलेटेड, आपके KVS के लिए, सुपर टेट के लिए, CTET के लिए जो भी हमने कोर्सेज आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, डिटेल क्लासेस फुल्ली बाल विकास की, पर्यावरण की, वो सारी चीज़ें हमने 425 प्लस वीडियोज़ हमने बना रखी है। एंड इसके साथ साथ में कंटिन्यू हम चीज़ें आपके लिए KVS के लिए इस समय अपडेट हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं, तो भी आपको मिलता रहेगा, तो वहाँ पे भी ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आइए आगे क्या है, आगे की बात करें तो आपका हो जाएगा शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध क्या होता है? तो शीत कटिबंध जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त आप स्थिति समझ पा रहे हैं? आर्कटिक वृत्त कहाँ? ये आपकी 0 अंश रेखा है, एंड यहाँ पर जो आपका 23.5 डिग्री सेल्सियस है, क्या है? 23.5 डिग्री सेल्सियस है, एंड यहाँ पर ध्रुव के पास में 66.5 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या बन जाता है? आर्कटिक वृत्त बन जाता है। तो उसी आर्कटिक वृत्त की बात की जा रही है। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त। अब अंटार्कटिक वृत्त सेम अपोजिट साइड में आ जाएगा आपका दक्षिण ध्रुव पर। अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसी कारण यहाँ की जो सूर्य जो क्षितिज से ऊपर नहीं उठता, मतलब सूर्य जो है वो धरती से ऊपर नहीं उठता, और सूर्य की जो किरणें हैं यह बहुत ही तिरछी हो जाती हैं, इसलिए इसे हम शीत कटिबंध कहते हैं। यह शीत कटिबंध क्षेत्र इसको कहा जाता है। चीज़ें मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये था आपका कुछ अक्षांश का, क्या था? आपका कुछ अक्षांश रेखा का। ग्लोब में क्या है, जैसे कि ये ग्लोब है, तो ये जो रेखाएं विषुवत रेखा 0 अंश, ये जो आपकी काल्पनिक रेखा जो होती है, ये आपके अंश वायु अंश कहाँ तक? ध्रुवों तक, पोल तक, ये साउथ पोल, ये जो आपकी रेखा होती है ये आपकी क्या हो जाती है? अक्षांश रेखा। इसी के विपरीत अगर हम, आइए अब डिस्कस करते हैं देशांतर रेखा। तो जो देशांतर रेखा होती है, जैसे कि ये आपका क्या है? ग्लोब है, तो ये भी आपकी क्या है? साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। यहाँ से जो ये भी काल्पनिक एक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, ये तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, ये भी आपकी 0 डिग्री सेल्सियस 90 अंश भी ये रेखा है। और ये रेखा क्या करती है? कुछ इस तरीके से जब ये चीज़ें बनाती है, तो ये आपकी ये काल्पनिक रेखा जो होती है, सेम इसी तरीके से ये आपकी देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा ये होती है आपकी, ये आपकी देशांतर रेखा यूं यूं जो चलती है, ये चीज़ें ये आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो बड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर पड़ी हुई होती हैं वो आपकी अक्षांश रेखाएं, एंड जो वर्टिकल होती हैं, जो खड़ी लाइनें होती हैं, वो आपकी देशांतर रेखा को डिनोट करती हैं। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको इसी वे में क्लियर हो रहे होंगे। बट अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो कमेंट जरूर करें। आइए बात करें अक्षांश रेखाओं की। क्या है अक्षांश, देशांतर रेखाओं की। तो क्या है देशांतर रेखाएं? ये चीज़ें किसी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ अन्य बातों की जानकारी भी जरूरी है। यह जानना भी जरूरी है कि ये स्थान उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम में जो कितनी दूरी पर हैं वो चीज़ें। जैसे कि हम तो यहाँ पे इस ग्लोब में क्या कर रहे थे? साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला रहे थे, लेकिन जैसे कि अगर हम मैपिंग में बात करें तो ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। तो जो ईस्ट से जो वेस्ट जो मिलाती हैं, ये दैट मीन्स ये जो पोल को इस तरीके से मिलाती हैं, साउथ पोल को नॉर्थ पोल से, ये आपके देशांतर रेखा होती है। लेकिन जो ईस्ट से वेस्ट को मिलाती हैं, दैट मीन्स ईस्ट से वेस्ट की ओर जो मिलती हैं रेखाएं, वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको कही जा रही हैं इस थ्योरी में।
ये स्थान उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली संदर्भ रेखाएं होती हैं। पूर्व से पश्चिम में कितनी दूरी पर हैं, यह संदर्भ रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। हमने आपको ग्राफिकल माध्यम से इसी वे में समझा ही दिया है। आइए आगे की बात करें आगे के क्रम में। तो आगे के क्रम में क्या है, आगे के क्रम में आपका हो जाएगा, इनके बीच की दूरी को अंशों में नापते हैं। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, जबकि ध्रुवों पर ये एक बिंदु पर ही मिलती हैं। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जब ये सपोज दैट ये आपका ग्लोब है, ये आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। एंड जब यहाँ से हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाया, तो जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति बनती है वो सर्वाधिक दूरी बनती है। जिस तरीके से ये घटती जाती है तो ध्रुवों पर पोल पर आकर इनकी स्थिति शून्य हो जाती है, क्योंकि सारी जो रेखाएं हैं वो आके पोल्स पर आपके ध्रुवों पर मिल जाती हैं। तो ये जो दूरी होती है ये सर्वाधिक होती, कम फिर उससे कम, और ध्रुवों पर आकर शून्य हो जाती हैं। तो यही दूरी की आपकी क्या की जा रही, इसी दूरी की आपकी बात की जा रही। किस दूरी की, इस दूरी की आपकी बात की जा रही है। तो मैं आशा करती हूँ ये पॉइंट्स इजी वे में आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये चीज़ें आपको कही गई यहाँ पे कि इनके बीच की दूरी जो होती है अंशों में नापते हैं और प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, ऑफकोर्स अर्धवृत्ताकार होती हैं। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है और ध्रुवों पर इनके बीच की जो दूरी होती है वो शून्य हो जाती है। कैसे हो जाती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि ध्रुवों पर ये बिंदु एक ही स्थान पर आके मिल जाती हैं। एक ही स्थान पर कैसे आके मिलती हैं वो भी हमने आपको दिखाया यहाँ पे प्रैक्टिकली। आइए आप बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। इन सभी रेखाओं को अच्छे तरीके से, इनके जो आंकड़े हैं, इनकी जो स्थिति है वो ध्यान में रखिएगा। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये आपके लिए। तो अगर इसके साथ साथ में कोई और रिकमेंडेशन है आपकी सेशन से रिलेटेड, अदर सेशन से रिलेटेड, तो भी आप हमें कमेंट कीजिए। एंड सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हाँ, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि आपके दोस्त भी हमें ज्वाइन कर सके एंड यहाँ पर हमारे साथ स्टडी कंटिन्यू कर सके। आइए देखते हैं क्या है प्रधान मध्याह्न रेखा। फ्रेंड्स, अक्षांशों की अगर बात करें तो अक्षांश वृत्तों के विपरीत देशांतर रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो बराबर होती हैं। यस फ्रेंड्स, जो अक्षांश और जो देशांतर रेखाओं के जो वृत्त की जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखाओं की बात करें, तो दोनों ही रेखाएं, दोनों ही वृत्त समान हैं, बस केवल इनकी स्थिति एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो गणना कहाँ से शुरू की जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक बीच का मार्ग निकाला गया और सभी देशों ने सर्वसम्मति से इसको जो है स्वीकार किया और यह माना गया कि जो ग्रीनविच वेधशाला है जहाँ से गुजरती है वहाँ से हम इसकी गणना प्रारंभ कर सकते हैं और यहाँ से जो गुजरने वाली जो रेखा है इसे ही हम प्रधान मध्याह्न रेखा मानकर और अपनी गणना यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें जो है इस जो एग्रीमेंट में मानी गई। इस देशांतर रेखा का मान 0 है। इससे हम 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम देशांतर की गणना भी कर सकते हैं। देशांतरों के संबंध में एक रोचक बात यह है कि 180 अंश पूर्व तथा 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा ही ये रेखा मानी जाती है। कौन सी, प्रधान देशांतर रेखा। जैसे कि अंशों की हमने बात की तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे आपको कर्क रेखा मिली, उसी साइड में आपको 66.5 डिग्री सेल्सियस उत्तरी में ही आपको जो है आर्कटिक वृत्त मिल गया। सेम अपोजिट साइड में अगर हम आ जाते हैं ध्रुवों की दिशा में आपकी विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर तो 23.5 डिग्री सेल्सियस पर आपको मकर रेखा मिल गई। देन 66.5 डिग्री पर अगर हम आए तो वहाँ पे हमें क्या मिल गई, वहाँ पर हमें अंटार्कटिका मिल गया। तो इसी तरीके से 66.5 डिग्री सेल्सियस से अगर हम बढ़ के 180 डिग्री सेल्सियस पर आ जाते हैं, कहाँ पर, पूर्व और पश्चिम सिचुएशन में,
तो पूर्व में आएंगे तो क्या हो जाएगी, हमें पूर्व में तथा 180 अंश दक्षिण देशांतर की गणना अगर हम करें तो यह जो रोचक जो बात है, यह जो स्थिति है, यही क्या है, आपकी देशांतर की एक रेखा मानी जाती है। मैं आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम अभी ग्राफ में ग्लोब पर और भी अच्छे तरीके से इसको हम सीखेंगे। आइए क्या है देशांतर और इसके साथ में समय का क्या कनेक्शन है, ये चीज़ें हम सीखते हैं। क्या है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, समय के साथ में देशांतर रेखा का क्या कनेक्शन है, ये चीज़ें हैं। जब ग्रीनविच की प्रधान रेखा पर सूर्य आकाश से सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा तो देशांतर रेखा पर जो स्थिति सभी स्थानों पर मध्याह्न दोपहर होगा, इसलिए देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। समझ में आई बात आपको कि जब सूर्य अपने आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा उस समय देशांतर रेखा पर जो सूर्य की स्थिति होगी वो सीधी होगी, और क्या होगा, इस समय मध्याह्न का समय माना गया है, इसलिए इसे हम जो इस देशांतर रेखा को हम मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या पुकारते हैं। बहुत ही क्लियर कट बातें हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आशा करती हूँ सारी चीज़ें आपको इसी वे में समझ में आ रही हैं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो, एंड दोस्तों साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आगे क्या है बात करते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय आगे होगा। ग्रीनविच से 5:30, कितना 5:30 जो है ये समय हमारा आगे चलता है। चीज़ें आगे आपको भी हम सिखाएंगे अच्छे तरीके से। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है। बता कहाँ, अपने अक्ष पर, सूर्य का नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा करती है खुद का, वो कितना करती है 24 घंटे में। लेकिन अगर हम इसी की स्थिति सूर्य की नापें कि पृथ्वी सूर्य की स्थिति से मतलब सूर्य को परितः रखकर वो कब एक चक्कर पूरा करती है, तो 365 डेज में। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश देशांतर घूमती है, इसलिए पृथ्वी के घूर्णन की गति 15 अंश देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 मिनट 1 अंश देशांतर है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं उस समय ग्रीनविच के पूर्व में 115 अंश पर क्या हो जाता है, 15 × 4 दैट मीन्स 60 मिनट, 1 घंटा समय आगे हो जाता है। मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स एंड चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये गणनाएं भी बहुत ही इजी हैं, टफ नहीं है, बट आपको क्या करना है, इनकी स्थिति को ध्यान में रखना, कब ये घटित होती हैं कब ये होती हैं। आइए अब देखते हैं हम ग्लोब में क्या है इसकी स्थिति, प्रत्येक एक एक अंश को हम यहाँ पे सीखते हैं, देखते हैं क्या है आगे। थोड़ा सा हमने इसको छोटा कर दिया ताकि आपको पूरी चीज़ें दिख सकें एंड समझ में आ सकें। सपोज दैट फ्रेंड्स ये हमारा क्या है ग्लोब। आप ये हमारे ग्लोब की स्थिति है, आप इक्वेटर देख पा रहे होंगे, भूमध्य रेखा 0 अंश, सेम इतनी ही लंबाई इधर भी है, इतनी ही लंबाई, दैट मीन्स ये मध्याह्न है, बीच का भाग है। यहाँ से जब हम 23.5 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं कुछ इस स्थिति पर आके, तो ये हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ये हमारी स्थिति साउथ पोल की है। ये क्या है स्थिति हमारे फ्रेंड्स, नॉर्थ पोल की है। किसकी है, नॉर्थ पोल की, उत्तर की है। ये हमारी साउथ की है, ये हमारी ईस्ट की है, ये हमारी स्थिति वेस्ट की है। उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम की स्थिति हमारी ये बन जाएगी। अब अगर इसके बाद अगर हम बात करें 23.5 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे हमें मकर रेखा मिलेगी, एंड 23.5 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, कर्क रेखा मिल जाएगी। तो देख पा रहे होंगे ये एक अफ्रीका देश का पैमाना आप देख पा रहे होंगे, जो ग्राफ है वो। तो यहाँ से देख रहे होंगे आप तीनों रेखाएं गुजरती है। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों ही होकर गुजरती हैं। तो स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ है इस साउथ अफ्रीका देश का, और यहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एंड ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई हैं पेपर में, मल्टीपल टाइम पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे साउथ पोल
दैट मीन्स जो हमारा नॉर्थ है एंड जो साउथ पोल है ये यहाँ पे ये 23.5 डिग्री सेल्सियस हमारा कर्क हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? कर्क हो जाता है। एंड इसी के अगर विपरीत हम 23.5 अंश अगर हम मकर की बात करें तो यहाँ पर हमारा मकर हो जाता है। एंड 66.5 अंश अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका हो जाता है। एंड इसी के विपरीत अगर हम नॉर्थ पोल पे 66.5 डिग्री सेल्सियस चले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक मिल जाता है। चीज़ें मैं आशा करती हूँ आपको इसी वे में समझ में आई होंगी। एंड उसी के साथ साथ में हम लॉन्गिट्यूड एंड लैंगिट्यूड जो आपका अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो भी चीज़ें देखते हैं। फ्रेंड्स ये 0 डिग्री सेल्सियस के बाद ये आप बड़ी रेखाएं देख पा रहे होंगे, ये चीज़ें यही आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। एंड ये आपका पोल है साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल। इसी के विपरीत अगर हम बात करें आपका ये रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपकी 0 डिग्री सेल्सियस रेखा ये भी है। ये जो आप इस तरीके से ये रेखाएं जो आप देख पा रहे होंगे ये तरीके से जो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से क्या कर रही हैं? मिलाने का काम कर रही हैं। ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं हैं। मैं आशा करती हूँ अब ये चीज़ें आपको अंटार्कटिका, आर्कटिक और अटलांटिक ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इजी वे में क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई सजेशन तो बेझिझक आप हमें कमेंट कीजिए। सारी चीज़ यहाँ पे हम आपको अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। समझ में आए तो लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए अगर हम बात करें अब स्थानीय समय। अब स्थानीय समय क्या है? तो किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ दिन के 12 बजते हैं। इस समय को वहाँ का स्थानीय समय कहते हैं। एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय मान एक ही होता है। दैट मीन्स जो आपका ये एक देशांतर रेखा है यहाँ पर जो समय होगा वही समय यहाँ पर भी होगा। दैट मीन्स एक देशांतर रेखा पर स्थित जो समय होगा वो सभी जगह क्या होगा? समान होगा। यही आपका स्थानीय समय डिनोट करता है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। बट अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन तो आप बेहिचक हमें कमेंट करें। एंड हाँ फ्रेंड्स, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों के साथ क्या कर दें? दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमें यहाँ पर इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। तो फ्रेंड्स जो भी फ्रेंड्स नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा ऑनलाइन रीडर चैनल को। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी को गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। देन वहाँ पे लॉगिन करने के बाद में सर्च बार में आप हमें दीपाली मौर्य नाम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। एंड वहाँ से क्या कर सकते हैं? आपको वहाँ पर अनअकैडमी पर 400 कितने फ्रेंड्स? 425 प्लस वीडियोज़ आपको आपकी शिक्षक भर्ती, आपके टीचिंग एग्जाम्स, टेट, सीटेट, केवीएस के लिए आपको वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। सुपर टेट के लिए भी हमने काफ़ी कुछ मटेरियल आपके लिए अवेलेबल करा रखा है। तो वहाँ पे भी आप जाके हमें अटेम्प्ट कीजिए। एंड वहाँ पर भी अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, उसके साथ साथ में कुछ और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ में आप हमें यूट्यूब पर भी यहाँ पे ज्वाइन करके अपने सजेशन को हमेशा शेयर कर सकते हैं। तो अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से ज्वाइन कीजिएगा। एंड जो है यूट्यूब पर आप हमें ऑनलाइन रीडर हमारे जो चैनल है नीचे आपको रेड कलर से आपको मिल जाएगा सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स अनअकैडमी पर यूट्यूब पर दीपाली मौर्य के यूट्यूब पर ऑनलाइन रीडर एंड अकेडमी पर दीपाली मौर्य के नाम से आप फॉलो कीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, ये रेफरल कोड देख पा रहे होंगे। अनअकैडमी पर भी लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको फ्री स्पेशल क्लासेस मिलती हैं। तो उन सभी की खासियत ये है कि वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि यूट्यूब पे आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो अनअकैडमी पर आपको पीडीएफ की फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ पे जो भी कंटेंट हमने अपलोड किए हैं आप उनका रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसके साथ साथ में कमेंट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन लाइव क्लासेस एंड जो है डाउट क्लियरिंग क्लासेस, पीडीएफ्स एंड उसके साथ साथ में आपको क्विजेस, प्रीवियस ईयर जो लाइव टेस्ट चलता है हमारा, या जो मॉडल पेपर का जो लाइव टेस्ट चलता है, वो सारी चीज़ें कब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे? जब आप अनअकैडमी प्लस परचेज़ करेंगे। एंड अनअकैडमी प्लस परचेजिंग में आपको चार्ज पेड करना होगा, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली। आप जो भी पैक चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं। उसमें आप हमारा रेफरल कोड अगर यूज़ करेंगे जो कि हमारा दीपाली 21, ये हमारा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को यूज़ करने पर जो आपके चार्जेस होंगे वो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे।
जस्ट के जस्ट जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड दीपाली21 अप्लाई करके क्लिक करके अप्लाई करते हैं तो आपके जो चार्जेस होंगे वो 10% आपको जस्ट ऑफ मिल जाएंगे, आपके पेमेंट में सुविधा हो जाएगी आपको। तो ये भी फैसिलिटीज़ आपको यूट्यूब के साथ साथ में अनअकैडमी पर अवेलेबल है, बट यूट्यूब पर आपको पीडीएफ्स नहीं मिल सकते, अनअकैडमी पर आपको सारी चीज़ें पीडीएफ्स में अवेलेबल हो गई हैं। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन किए हैं। कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन तो कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन तो कमेंट करें। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।